नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2023 जिसमें 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, माना जा रहा है कि इसी के जरिए मिशन 2024 में कौन सफल होगा उसकी पटकथा भी इसी साल विधानसभा चुनाव के जरिए लिख दी जाएगी, जिसे लेकर के तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। कहीं बैठकों का दौर जारी है तो कहीं विपक्षी एकजुट हो रहा है। आपने देखा थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव तेलंगाना से, खम्मम से वहां रैली को संबोधित कर रहे थे। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले चुनाव के तारीखों की ऐलान जो घोषणा है वो किया है। तीनों ही राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। साथ ही तीनों ही राज्यों में 2 मार्च को नतीजे भी आएंगे। यहां हम आपको बताते चलें कि तीनों ही राज्यों में 60 विधानसभा हैं और साथ ही सरकार बनाने के लिए 31 सीटों का आंकड़ा भी चाहिए। तो वहीं बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में सत्ता में है तो मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। इस लिहाज से बीजेपी को तीनों ही राज्यों में अपनी साख बचानी है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े मंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको नजर आ रहे होंगे। ताबड़तोड़ वहां उनके विजिट्स हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चलिए, सत्ताधारी सरकार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है। पार्टी के विश्लेषण, अभी कार्यकारिणी बैठक कल खत्म हुई, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष क्या कर रहा है? तो विपक्ष अब 2 धड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का धड़ा है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम केसीआर, अगर हम साउथ यानी कि दक्षिण भारत की बात करें तो साउथ की तरफ केसीआर भी लगातार दम भरते नजर आ रहे हैं। केसीआर आज खम्बम में वहां एक बड़ी रैली का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया देश को संबोधित करते नजर आ रहे थे। और साथ ही वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, साथ ही केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आप ये देखिए, जहां 2 बड़े विपक्षी गुट तैयार हो रहे हैं तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेमा है जो कि लगातार ये कह रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उन्हें बस भुनाने की अब जरूरत है। और साथ ही अब जो अगला उनका सेगमेंट होगा वो होगा पसमानदा मुसलमान और मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री, क्या बीजेपी अपनी प्यार भरी बातों से एक अलग धड़ा जो कि हमेशा से बीजेपी से अलग थलग अपने आप को महसूस करता रहा है और साथ ही अपने आप को उस पूरे पर्टिकुलर जोन से अलग महसूस करता रहा है, क्या प्रधानमंत्री, क्या बीजेपी विश्वास को उस पूरे धड़े में जीत पाएगी? और साथ ही दूसरी तरफ क्या एक बड़ा विपक्ष तैयार हो पाएगा? इसी पर हमारी पूरी बातचीत होगी। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद जल्दी से डिबेट में आएंगे। चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2023 के सहारे मिशन 24 को साधने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नेताओं को मंत्र दिया है तो केसीआर विपक्ष को साथ लाने में जुटे हुए हैं। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी चौसर बीत चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक जीत की इबारत लिखने को तैयार है। 2024 के चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन तमाम पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया।
तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का संबोधन कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बहुत हट करके था और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। ये पार्टी अब सबकी पार्टी है और हम सबके होने चाहिए। सब इस बात को अनुभव करें, महसूस करें कि ये पार्टी हमारी पार्टी भी है, यानी कि वो भी साथ में जुड़े। इसलिए विशेष तौर से जो कम्युनिटी का जिसका जिक्र आप पर्टिकुलरली कर रहे हैं, वो भी ऐसा वर्ग है जो अपने साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए उन सब के बीच में एक अच्छा माहौल खड़ा करना चाहिए। हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्ब शहर में एक जनसभा आयोजित की गई है। बड़ी बात यह है कि जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा को बुलाया गया है, जिसके बाद बीआरएस के मंच पर दूसरे दल के नेताओं को बुलाने के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केसीआर की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी तो हार जाएगी अगर विपक्ष अपनी स्ट्रेटेजी बराबर करे और विपक्ष को भी अपनी कथनी करनी में फर्क करना होगा। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष की जो मेन पार्टी कांग्रेस, उसे भी अपनी कथनी करनी में फर्क करना पड़ेगा। और जहां तक चुनाव की बात है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां जहां हमारा कैंडिडेट मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, वहां हम चुनाव लड़ेंगे और बराबर लड़ेंगे। और हम इन तमाम पार्टियों को वो आईना दिखाते रहेंगे कि तुमने आखिर गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों में भी खासतौर से मुसलमानों का जो इस्तेसाल किया है, शोषण किया है, वो हम देश की जनता के सामने दिखाते रहेंगे। 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, यानी इन 5 राज्यों में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की भी चुनौती है। वही 4 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में जीतने की भी चुनौती है। तो बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्षी पार्टियां ऐसा चक्रव्यूह गढ़ने की कोशिश में लगी हैं, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो। जिस तरह के समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 23 के सहारे ही 24 का चक्रव्यूह बनाया जाएगा। ऐसे में चुनावी युद्ध में कितने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होगा, पीएम का मंत्र काम आएगा या विपक्ष का लामबंद, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आपको मैं उम्मीद करती हूं कि तकरीबन ऊपरी तौर पर जो चीजें चल रही हैं वो तो समझ में आ ही गया होगा। आगे हम विश्लेषण करेंगे क्या कुछ चल रहा है। मेहमानों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ अनुभव चक नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत आप सभी का और साथ ही शुरुआत हम कर लेते हैं। आज अनुभव चक हैं, नेता हैं बीजेपी के। अनुभव जी, एक तरफ बीजेपी का कार्यकारिणी के बैठक में प्रधानमंत्री ने तमाम अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मुखिया या फिर उन वो बड़े अध्यक्ष, बीजेपी के बड़े लोग जो आने वाले 9 राज्यों में चुनाव के दौरान वहां रैलियों में होंगे, वहां के बागडोर संभालेंगे, उनसे कहा है कि सभी धर्मों के कमजोर वर्ग तक आप सभी को पहुंचना है। बोहरा पासमंदा मुसलमानों तक सरकार की नीति पहुंचे। हर दिन नेता अलग अलग जगह लोगों से मिले। वोट मिले या नहीं, हर सबके घर तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है और आत्मविश्वास से सभी को, अति आत्मविश्वास से सभी को बचे रहना। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बोहरा पासमंदा मुसलमानों तक सरकार की नीति पहुंचे। क्या दक्षिण भारत में जिस तरीके से एक बड़ा खेमा विपक्ष का तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री को अब लग रहा है कि सिर्फ एक खेमा हिंदुत्व, हिंदू को लेकर के 2024 जो टारगेट है उसे जीता नहीं जा सकता। इसीलिए अब सबको लेकर के हमें चलना होगा। देखिए प्रीति जी,
जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने शुरू से ही बात करी, अपने कार्यकाल जब उन्होंने शुरू करा था तब भी उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने जब भी अपना उद्बोधन किया तो उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों की बात करी। प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई योजनाएं विकास परक लाए तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए लाए, चाहे वो घर घर राशन पहुंचाने की बात हो, शौचालय की बात हो, या जो गरीबों में विकास की जितनी भी योजनाएं सबके लिए वो लाए। हाँ, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी बात रखी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो हमारी सरकार ने सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए जो योजनाएं लाई थी, वो योजना जहां तक पहुंची उनको ये बताना भी चाहिए कि सरकार आपके साथ हर तरह से खड़ी है, और जो उन वर्गों को बरगलाने का काम करते हैं सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण के लिए, धार्मिक रोटियां सेकने, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उनके मंसूबों को विफल करने के लिए हमें उस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता है। योजनाएं तो हमने पहुंचा दी, विकास भी उनका कर दिया, लेकिन उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नेताओं को उन्होंने निर्देश दिया है, वो आवश्यक भी है। ठीक है, हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं घनेंद्र जी। घनेंद्र जी, आज दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, साथ ही आम आदमी पार्टी को आगे लेकर बढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज खम्मम में हैं, तेलंगाना के खम्मम में, जहां एक बड़ा विपक्ष तैयार हो रहा है, अगवानी केसीआर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है पीछे से अगर कहें कि विपक्ष की रस्सी थामे वो लोग हैं जो अभी तक बीजेपी से लगातार एक पूरे सूबे से लड़ते आ रहे हैं, जिनमें से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुखिया, अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री, भगवंत मान केरल के मुख्यमंत्री, विजयन साहब, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, बड़े मुख्यमंत्री हैं, बड़े दिग्गज हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि वो एक बड़ा खेमा जहां खुद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उतर गए हैं, आने वाले समय में बीजेपी को करारी टक्कर देने में कामयाब होगी वो बड़ा खेमा जो तैयार हो रहा है। देखिए, आज केसीआर साहब ने एक बहुत बड़े आई हॉस्पिटल का एक इनोवेशन था, जिसके अंदर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, केरला के मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी को, सब लोगों को बुलाया था। और निश्चित तौर पर आज अरविंद जी ने भी कहा कि कहीं से अगर अच्छी चीज सीखने की जरूरत होगी तो हमें सीखना चाहिए। और जिस तरीके से आज उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़े आई हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया, किसी की आंख में प्रॉब्लम होगी उसकी आंख की जांच भी की जाएगी, ऑपरेशन भी किया जाएगा, तमाम जो हाई क्लास और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं आई सेक्टर पे वो मिलेगी। और देखिए, आज सवाल क्या है, जो सवाल आपका प्रीति जी, निश्चित तौर पर आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई तब से लगातार संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। आप देखिए दिल्ली में किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान के आदेशों की अवहेलना करते हैं, किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को नहीं मानते, और किस तरीके से तानाशाही और डिक्टेटरशिप का रूप धारण करके रोज चुनी सरकार के कामों को रोक रहे। ये लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र लोकशाही से चलता है। लोकशाही क्या होती है कि जनता ने अगर जनादेश दिए, जनता ने हमारी सरकार चुनी है, तो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कोई संवैधानिक और नैतिक और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि वो चुनी सरकार के कामों को रोके। लेकिन लगातार मोदी सरकार के दबाव में लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, ये पंजाब में हो रहा है, ये बंगाल में हो रहा है, ये तमिलनाडु में हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। पूरे देश में इस तरीके का संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं उन पे अनुचित दबाव डाल के आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की सरकारों को अस्थिर किया जाए, किस तरीके से विपक्ष की सरकारों के काम रोके जाए, किस तरीके से ठीक है, मैं आती हूँ घनेंद्र, जब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक एक करके जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे जरा रिएक्शन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद अब बारी है, हमारे साथ रत्नाकर सिंह है, नेता हैं कांग्रेस के। रत्नाकर सिंह जी, पाशमानदा मुसलमान एक ऐसा वर्ग जो कि आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा माना जाता है, एक ऐसा समूह जिसकी आबादी अगर हम माने तो 80% जो उनकी आबादी है वो तकरीबन आर्थिक रूप से पिछड़ा, और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी उनकी काफ़ी कम होती है, और 18 राज्यों में पाशमानदा मुसलमानों की मौजूदगी है, और एक बड़ा प्रभाव आने वाले समय में अगर चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस बड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है।
राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है और एक बार फिर से रिनोवेट होने वाली पार्टी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जिसे लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम दलितों, शोषित, वंचितों की आवाज हैं और हम इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी को करारा जवाब भी हमारी इस यात्रा और कांग्रेस के द्वारा ही मिलेगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मुसलमानों को, पाशमानदा मुसलमानों को, साथ ही बोहरा समाज के लोगों को मोदी मंत्र देने जा रहे हैं। कितना खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त कांग्रेस को? डाइवर्ट हो जाएंगे, पूरे चले ही जाएंगे, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, फिर क्या होगा कांग्रेस वालों का? मुस्कुरा तो रहे हैं आप, लेकिन डर तो लग रहा होगा आपको। प्रीति जी, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ये 2024 में अगले साल जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जमीन उनकी खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय को दरकिनार करने की कोशिश किया है, तो उनकी जमीन जो है खिसकती नजर आ रही है। वो अब मुसलमानों का वोट हासिल करने की चिंता सता रही है। देखिए, इनको मुसलमानों की याद तब नहीं आती है जब अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। हाँ। मुसलमानों की याद तब नहीं आती है जब मदरसों को गिराया जाता है, जब आरएसएस संघ प्रमुख कहते हैं कि हमारे धर्म के बीच रास्ते जो आएगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 800 साल मुगलों ने शासन किया, अब मुसलमान जो है वो श्रेष्ठ बनने की कोशिश ना करें। तो इस तरह की जब बात करते, लेकिन रत्नाकर सिंह जी, ये तो सोचने वाली बात भी है ना कि एक तरफ लगातार आप लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदू नेतृत्व की बात करती है। आरएसएस आप देख लीजिए कैसी विचारधारा है। तो अब जब प्रधानमंत्री का क्या पता दिल बदल रहा हो, मैं आपकी भाषा में कहती हूँ, क्या पता अगर दिल पसीज रहा है, बदल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? सबके लिए सोच रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप सोचिए ना, कैसे दिल बदल रहा है? आपका भी दिल बदल सकता है। मॉब लिंचिंग के दोषियों को इनके जो है पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा जाके फूल माला पहना रहे हैं। हाँ। तो कैसे इनका दिल बदल रहा है? जब प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि चाकू की धार तेज रखो, कभी भी काम आ सकता है। प्रज्ञा ठाकुर कहती है ना, प्रधानमंत्री कहाँ प्रज्ञा ठाकुर, कहाँ आप तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रज्ञा ठाकुर से? वो उनकी विचारधारा है प्रज्ञा ठाकुर की। प्रधानमंत्री एक अलग नेतृत्व, उनकी छवि अलग है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री अपने संगठन को भेजने का काम कर रहे हैं, और संगठन में अनुराग ठाकुर, साक्षी महाराज और कपिल मिश्रा, दो मेहमान और ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, बस तुरंत मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ दो मेहमान और, शुरुआत करेंगे संजय राणा से, उसके बाद तहसीन पूनावाला। संजय राणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपने तमाम मेहमानों को यहाँ पर सुना, एक बड़ा वर्ग जो कि बड़ा वर्ग हम आपको कह सकते हैं, जो विपक्ष के तौर पर दो बड़े खेमे को इस वक्त पूरा देश देख रहा है। एक राहुल गांधी का वर्ग है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है, साथ ही आज से शुरुआत केसीआर की तरफ से तेलंगाना के खम्भम में जिस तरीके से एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जहां देश के विपक्षी तमाम बड़ी पार्टियों ने शिरकत की और वहां से भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई सिरदर्द के तौर पर ये पार्टी उभर सकती है। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि नो डाउट अगर देश की बात की जाए तो कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। आपको थोड़े आंकड़े देता हूं, क्या बताता हूं किस तरह वो विपक्ष की प्रमुख पार्टी है और उसमें विपक्ष की नंबर 2 पार्टी रहने का हक कैसे है। देखिए, 1999 में तकरीबन उनको जो वोट मिले थे देश से, तकरीबन 10 करोड़ वोट मिले थे, और आप 2019 का अगर वोट परसेंटेज यानी वोट टोटल वोट उनको कितने पड़े हैं, 11.70 करोड़, और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 22 करोड़ 90 लाख वोट पड़े हैं। तो ये शुरू से ही अपने कांस्टेंट रही है। देखिए, कोई भी वोट शेयर में काफी बदलाव नहीं हुआ। और ताजुब होगा, तीसरी जो सबसे प्रमुख पार्टी जो अपने देश की है वो है टीएमसी, जिसका वोट परसेंटेज 80 लाख से आज तकरीबन 3 करोड़ के आसपास, लगभग आसपास 2.80 करोड़ तक पहुंचा हुआ है। तो हम कभी भी कांग्रेस को तो नकार नहीं सकते हैं। अब आते हैं, आपने दूसरा प्रश्न उठाया कि ये विपक्षियों का, देखिए विपक्षियों का जो सम्मेलन केसीआर कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो केसीआर 5-6 प्रमुख नेताओं को बुलाए, उसमें से उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री का? हमें तो नहीं समझ में आता है कि कोई भी उम्मीदवार अपने आप को कम आंकेगा। सब बोलेंगे कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे अखिलेश जी हो,
चाहे केसीआर साहब हो। तो देखिए विपक्ष जो एक जमाना था 1991 और 1996 और 97 का जो दौर था जल्दी से कि वो जो थर्ड फ्रंट बनता था, अब देश की जनता थर्ड फ्रंट पे बिलीव नहीं करती है, आइदर विपक्ष और सत्ता। तो हमें लगता है जो सत्ता की बात है तो उसमें मुख्य जो कंपटीशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहेगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसे में आपने भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब देखिए एक्सेप्टेबल जो चीजें हैं ना वो उसका जो परसेप्शन वो थोड़ा चेंज हुआ है। उनका कहना है कि अब जो एक्सेप्टेंस है वो या तो आप सत्ता में हैं तो आपको एक्सेप्ट करेंगे लोग, या तो आप बहुत बड़े तौर पर बड़े खेमे के तौर पर विपक्ष में हैं तो एक्सेप्ट करेंगे लोग। थर्ड फ्रंट जिसकी बात लगातार आ रही थी अब वो नहीं, मतलब वो जो जादू थर्ड फ्रंट का पहले से कहा जा रहा था वो अब नहीं चलने वाला है। नहीं, मैं संजय भाई की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ और अक्सर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन इस पे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए 160 लोकसभा सीटें, एक्चुअली 180, लेकिन मैं 160 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें थोड़े कम सीटें कर रहा हूँ, जिसमें डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हाँ। तो 160 सीटों पर जिनकी जीत होगी वो सरकार बनाएंगे, इसमें और कोई राजनीति नहीं चलेगी। अब इन बाकी जो नेता आए सबका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी कितने लोकसभा सीट जीतेंगे, या ममता जी या केसीआर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल ठीक है, मैं समझ गई, आप हामी भर रहे हैं संजय राणा की बातों में, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी जब सवाल आएगा तो आप लड़ेंगे भी उनसे। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष, आपने कहा कि दो बड़ा विपक्ष, अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के अलावा कोई दिखता नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस है तो तमाम विपक्षी गुटों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी भी तो है। आप मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां आपसे अलगाव करके एक दूसरे लाइन में खड़ी हो गई है, दूसरा कतार एक दूसरा वो रोड तैयार कर रही, वो कह रही है हम कांग्रेस में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, पता नहीं कौन सी सोच की, कौन से विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अकेले चलेंगे और देखिए हम हरा देंगे 2024 में बीजेपी को। तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, ये तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, उनका स्वागत है। लेकिन प्रीति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं, मैं हमेशा ही कहते आया हूं, कांग्रेस का राजनीतिक दुश्मन भाजपा नहीं रीजनल पार्टी है, ये मैं हमेशा कहते आया हूं। जहां जहां रीजनल पार्टी सक्षम हुई है, उनके वोट परसेंटेज बढ़े, वहां वहां कांग्रेस खत्म हुई है। और रीजनल पार्टीज का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि केंद्र में भाजपा रहे और सूबों में उनका शासन रहे। और कई ऐसे रीजनल पार्टीज है जो केंद्र सरकार को राज्यसभा में अक्सर मदद करते हैं वॉकआउट के द्वारा वगैरह वगैरह। तो अगर देश की जनता चाहती है कि दो हिस्सा हो, दो टाइप की पॉलिटिक्स हो, तो एक्चुअली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कम से कम 2024 में होगा, उसके बाद की राजनीति पलट सकती है, लेकिन 2024 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। 180 सीटें 160 में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस बीजेपी। ठीक है, इस पर हम सवाल ज्ञानेंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में वनडे में शुभमन गिल का दोहरा शतक सामने आया है। हम आपको बता दें कि दोहरा शतक, हैदराबाद वनडे में शुभमन गिल का दोहरा शतक लगा है। बड़ी खबर, पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक जड़ा और अब शुभमन गिल ने 149 गेंदों में से 208 रन भी बना लिए हैं। बार इंडिया के सवाल में फिर से वापसी डिबेट की ओर और सबसे पहले शुरुआत ज्ञानेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अपने तमाम हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं, चाहे प्रवक्ता हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो, उनको सुना। वो कह रहे हैं कि थर्ड मोर्चा बन तो रहा है, थर्ड फ्रंट बन तो रहा है, लेकिन याद रखिए देश में 2024 में आने वाला जो चुनाव है वो किसी भी थर्ड मोर्चे, थर्ड पार्टी के नाम या फिर वर्सेस नहीं होने वाला। जो वर्सेस होगा वो सीधा सीधा होगा, जो लड़ाई होगी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। ज्ञानेंद्र भारद्वाज, क्यों ऐसा, वो क्यों ऐसा समझते हैं कि थर्ड फ्रंट में जो पार्टियां हैं वो बड़ी ही कमजोर है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखिए ना, आज केसीआर मतलब तेलंगाना में खम्मम में जिस तरीके से वहां से हुंकार भर रहे हैं चुनावी, बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रीति जी, इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हुए। तहसीन पूनावाला कह रहे थे, नाम बता दिया मैंने आपको। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देख
देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। हाँ। 75 साल से जो देश के सामने जो बुनियादी मुद्दे हैं वो आज भी खड़े हैं, और इन 75 सालों में मैक्सिमम समय कांग्रेस की सरकारें देश में रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। आज भी देश में गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, आज भी देश के गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, आज भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान नहीं हो पा रहे, आज भी नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है। ये बड़े मुद्दे हैं जिन्हें ना कांग्रेस सुलझा पाई आज तक देश में, ना भारतीय जनता पार्टी सुलझा पाई। अब देश को काम की राजनीति चाहिए। देश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कांग्रेस को लोग वोट क्यों दे प्रीति जी? हाँ। पिछले 2 सालों में 325 से ज्यादा विधायक बिक गए कांग्रेस के। हाँ। और उन्होंने अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो देश के लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देश को काम की राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति चाहिए, और वो ईमानदार राजनीति का नाम है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, वो देश के लोग मान रहे हैं। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, ठीक है ठीक है। अपना- तहसीन पूनावाला के, तहसीन पूनावाला पूछ रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे तहसीन पूनावाला। आपके प्रवक्ता को बड़े विनम्रता से मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, एक चीज डेटा के साथ बताना चाहता हूँ। जिस IIT में अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़ाई की वो भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। और आज की बात करें तो दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 का 20.8% है। उसी रिपोर्ट में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस का राज्य है। ये आपका कौन सा मॉडल है? आपने लोगों को कहा मैं दूंगा आपको पाठशाला और दिया आपने लोगों को महकाना। तो प्लीज आप आपका मॉडल बताइए कि आपने ऐसा कौन सा फ्लाईओवर बनाया। यहां आज प्रीति जी के शो में आने के लिए, 4 बजे मैं जीके से निकला और 5:15 को पहुंचा। ये आपका डेवलपमेंट मॉडल है? कौन सा आपने फ्लाईओवर बनाया बताइए आप? कौन सा आपने डेवलपमेंट किया? कौन से टॉयलेट्स बनाए? गणेंद्र जी प्रीति जी, कांग्रेस दिल्ली के अंदर और देश के अंदर इररिलेवेंट हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। दिल्ली के अंदर 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने जीरो कर दिया। ठीक है रत्नाकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र जी गलत है कि 325 विधायक कांग्रेस के नहीं, नहीं बिके। मेरा कहना ये है, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। आप अभी कह रहे थे कि हमारे विधायक जो है दूसरे दल में चले जा रहे हैं। जरा अपने जितने राज्यों में आपके विधायक जीते हैं, जरा उंगली पे गिन लीजिए कितने बचे हुए हैं आपके दल में अभी तक। वो सारे तो बिक के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो आरोप लगाना छोड़िए और जहां सरकारें हैं आपकी, उन सरकारों को संभालिए। वहां से भी हाथ से निकलती हुई जमीन आपके पैरों के तले निकलती हुई नजर आ रही है। रही बात, देखिए मैं प्रीति जी कहना चाहूंगा आज इस परिदृश्य में, चुनाव के परिदृश्य में, कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी राज्यों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रही है, अभी तक 10 राज्यों में 215 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें से 177 सीटें 2019 में इन्होंने जीता है। लेकिन आज ये मैक्सिमम सीटें जीत चुके हैं। उसके बाद 2019 के बाद लगातार ये विफलता, ये जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, अनप्लान्ड लॉकडाउन लाए, जिससे जनता एकदम नाराज हो चुकी है इनसे। गणेंद्र जी बोलिए। और बड़े जो घटक दल हैं, वो जेडीयू जैसे घटक दल हुए, या फिर अकाली दल जैसे घटक दल, बोलना पड़ेगा सर, 1 to 1 नहीं है, बीच में बोलना पड़ेगा। गणेंद्र जी बोलिए। प्रीति जी, मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। कांग्रेस आज देश में इररिलेवेंट हो चुकी है। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीरो होती जा रही है। इस पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। बढ़ती जा रही है। हिमाचल में हमारी संजय राणा भी कुछ कहना चाहते हैं। संजय राणा भी कुछ कहना चाहते हैं। ये झगड़ लें फिर। उत्तर प्रदेश में आपको देखिए वोट मिला है, तो कौन रेलिवेंट है, कौन इररिलेवेंट है? आप देख लीजिए, आपकी गोवा में चुनाव लड़े, कितने सीटों पे जमानत हुआ, संजय राणा कौन सा रेलिवेंस की बात कर रहे हैं? केजरीवाल रेलिवेंस आपके लिए भ्रष्टाचार है। आप जो है, आप नहीं, लेकिन रत्नाकर सिंह जी ठीक है।
रत्नाकर सिंह जी, किसी भी पार्टी को छोटा अंक देना या फिर जैसा तहसीन पूनावाला ने कहा कि रीजनल पार्टी अगर ये सोच लें कि आने वाले टाइम में हम बीजेपी को करारा एक टक्कर दे पाएंगे तो ये गलत है। मैं कह रही हूँ कौन देख रहा है 2024 में, क्या पता ये छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जिनकी आप बात कर रहे हैं वो शायद सही में थर्ड फ्रंट बना के विपक्ष के तौर पर खड़ा हो जाए और प्रधानमंत्री का चेहरा भी उन्हीं में से कोई एक हो जाए। प्रीति जी देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ रही है उन सारे राज्यों में वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और उन्हीं मुद्दों को जाकर के लोगों से मिल करके हम जो है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में संजय राणा आज आम आदमी पार्टी है ये फ्री बीज देने का काम कर रही है। जहां कहीं जाएगी बिजली फ्री ले लो, प्रीति जी, पानी एक फ्री ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री में देख कितना महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। दिल्ली में देख लीजिए अनुभव भाई, एक सेकंड बोल लेने दीजिए। संजय राणा, उसके बाद अनुभव चक, पहले संजय राणा फिर अनुभव चक। बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं रखना चाह रहा हूँ जो सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए आंख खोलने वाला होगा, आई ओपनर है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों को एक आइडियोलॉजी है, दोनों पार्टियों को एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही हैं जब से पार्टियां बनी हैं। लेकिन एक पार्टी एक ऐसी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी है। वो सिर्फ आज के दिन में फ्री 20 पे चल रही है। उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है तो ये पार्टी आज ये नहीं बता सकती कि हम इसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं। अगर वो गुजरात में जाते हैं उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, हिमाचल में जाते हैं तो आइडियोलॉजी बदल जाती है। भाजपा की आइडियोलॉजी क्या बदल रही है? क्या एक सेकंड प्लीज एक सवाल संजय की आइडियोलॉजी है कि देश के जो नोट पे माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, वो इनकी प्राथमिकता। मैं एक सवाल संजय राणा से, आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी बदल रही, मैं कह रही हूँ क्या भाजपा की आइडियोलॉजी बदल रही है? पासमानदा मुसलमान और बोहरा, बिल्कुल आप उनको साधने की बात भाजपा में हो रही है, क्या उनकी आइडियोलॉजी बदल रही है? प्रीति जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा और मैं पूर्ण तरह समझाऊंगा और सब लोग उसके बाद में बोलेंगे यस। देखिए ऐसा है कि कोई भी लीडर या किसी पार्टी का नेतृत्व जो होता है वो चाहता है उसका वोट बैंक का विस्तार। 24 के पहले एक मिनट देंगे, मैंने 1 मिनट मांगा, सिर्फ 1 मिनट मांगा, एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करने दीजिए। वो विस्तार करना चाहता है। मैंने अभी बताया कि जो वोट मिले थे 22 करोड़ 90 लाख मिले थे उनको 2019 में। देखिए ऐसा होता है पसमानदा मुसलमानों की संख्या मुसलमानों में तकरीबन 14% के आसपास है। अगर और ये जो मुसलमान वोट हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 40% हमेशा शुरू से देख के आइए आप 1990s उठा के देख लीजिए, हमेशा मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा। 40% वोटर, अगर इसमें से भारतीय जनता पार्टी अगर 10% एक्स्ट्रा ले लेती है, 8% उनको मिल ही रहा है, तो समझिए सीटों का अंतर कितना हो जाएगा। आप इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए कि 11 करोड़ 90 लाख वोट पाने के बाद कांग्रेस की सीट और 22 करोड़ 90 लाख पाने के बाद बीजेपी की सीट। तो देखिए बहुत फर्क है, इस सब चीजों को समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी मूव कर रही है और घटेंगे। अनुभव चक जी, रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक में मुसलमानों को साधने की कोशिश हुई है, रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है आप स्ट्रैटेजिकल काम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे आप ये मत सोचिए कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ने वाला नहीं है। अनुभव जी देखिए, जो कांग्रेस के हमारे साथी रत्नाकर सिंह जी, उन्होंने जब अपने उद्बोधन दिए, अपनी बात रखी तो चिंता इस बात पर व्यक्त करी और उस बात से समझ में आता कितने बड़े ये मुस्लिम हितैषी जिसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के घर पर। श्रीमान जी, मुसलमानों के घर पे नहीं, वो गुंडों और जो अराजक तत्व है उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप थे, इसलिए चलाए जा रहे थे। गुंडों में और आरोपियों में जो आप उनको एक चश्मे से देखने का काम करते हैं वोट बैंक से, उसने बचने का प्रयास करिए। आम मुसलमानों के, आम देशवासियों के हित की जो बातें हैं जिन पे आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। आप भूल गए कि इसी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के घर के ऊपर भी बुलडोजर चला था। जो भी दंगाई होगा, जो भी गुंडा होगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जहां तक दूसरी बात मैं बताता हूँ, अभी हमारे मित्र तहसीन पूनावाला एक बात कह रहे थे, तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि 180 सीटों पर भाजपा
कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें उनमें शामिल थी, और जिन रीजनल पार्टी को तहसील चुनाव कोसने का काम कर रहे थे, उन्हीं रीजनल पार्टियों के सहयोग से कितने राज्यों पर वो चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके की जो धार्मिक तुष्टीकरण और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है, इसी वजह से आज धरातल से पाताल की तरफ जा चुकी है। ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं बचा है, तमाम राज्यों पर वो शून्य हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक भी एक सवाल प्रकाश सिंह जैसे लोग इस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाने, ठीक है, प्रोपोगेंडा की बात तहसीन पूनावाला के साथ। प्रोपोगेंडा कौन कर रहा है तहसीन? प्रोपोगेंडा कौन कर रहा है? कौन प्रोपोगेंडा कर रहा है 2024 के लिए? बैठक पे बैठक, रणनीति पे रणनीति, और साथ ही एक वो वर्ग जो हमेशा से अपने आप को, बोलिए, पूछिए। नहीं, मैं बोल देता। ये महानुभाव बता दें मुझे कि लोकसभा में इन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? महानुभाव जी, आप जवाब सुन लीजिए, कान खोल के सुनिएगा, मुसलमानों के कान खोल के सुनिए। मुसलमानों को टिकट देना ना देना एक चेहरे के रूप में खड़ा कर देना, ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार आम आदमी के हित का काम करती है। हर मुसलमान का हित, जो भारतीयों का हित होता है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के व्यक्ति का भला होता है। आप मुसलमानों को चेहरे के रूप में इस्तेमाल करते रहे, इसलिए टिकट के देने का आप प्रश्न उठाते हैं। ये पूछिए कितने मुसलमानों का भला हुआ है। बात समझ में नहीं आ रही आपकी बात समझ में नहीं आ रही। प्लीज, ठीक है, आप समझ में नहीं आ रही सब। प्लीज भारतीयों में, ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, तहसीन पूनावाला, उसके बाद फिर हमारे साथ संजय राणा। प्लीज तहसीन। भाजपा के प्रवक्ता पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि प्रचार कितना होगा। प्रचार मंत्री तो एक ही हमारे देश में पीएम प्रोपेगेंडा की भी बात कर रहे थे कि पीएम प्रोपेगेंडा करे प्रचार। सर, मैंने आपकी बात पढ़ी, मैंने सुना आपकी बात, सुन लीजिए जवाब। सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला था। मैं उसमें पूछना चाह रहा था उत्तर प्रदेश की कितने सीटें शामिल थी। दूसरी बात, आप रीजनल पार्टियों को कोसते दिखाई दे रहे थे। किसी को नहीं कोस रहा हूं, पूछना चाहता था कितनी सीटों पर रीजनल पार्टियों के बदौलत आप भाजपा से मैं किसी को नहीं कोस रहा हूं सर। मैं अपना, आप बोल रहे थे रीजनल पार्टियों, मैं किसी को नहीं कोस रहा था। कांग्रेस सर, मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। समय कम है। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखिए, और भी गेस्ट है उनको भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। सर, मैं किसी को नहीं कोस रहा था। मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस का भविष्य इसमें बेटर है कि वो रीजनल पार्टी से अलायंस ना करे। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी अजीब है, हम करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ये क्या बात हुई? अगर आप कह रहे हो कि आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हो, तो आज आप, क्योंकि भाजपा के आप ऑफिशियल प्रवक्ता हो, कह दो प्रीति जी के शो पे, प्रीति जी आप ब्रेकिंग चला देगी कि एनडीए का गठन आप तोड़ रहे हो। कह दो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे, कह दो भारतीय जनता पार्टी 2024 में अकेले लड़ेगी। खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, और दूसरे को नहीं। प्लीज आप छोड़िए, आपको उसने काम नहीं करा। आप लगातार ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को राजनीतिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन में अगर आपको उससे एक सवाल, ठीक है तहसीन, मैं पूछ लेती हूँ। अनुभाव जी मैं पूछ लेती हूँ। मैं कहती हूँ तहसीन, अगर भाजपा आरएसएस, जिस पर लगातार कहा जाता है कि एक खेमे को ये छोड़ देते हैं, ठीक है, एक ऐसा शोषित वंचित वर्ग, उसके बारे में नहीं सोचते, और तमाम जो पॉलिसीज हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं होता। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि आइए और एकजुट होकर के हम इन लोगों के बारे में जो कि शोषित, दलित, वंचित हैं, पाशमंदा मुसलमान, उनकी जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा है, तो उनके बारे में जरा सोचे, उनको आगे लेकर के आए और साथ ही अब उनसे बातचीत करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों कांग्रेस को डर लग रहा है कि ये हमारा पूरा वोट स्विच कर जाएगा? कोई डर नहीं लग रहा, सिर्फ इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है। यही वो भारतीय हिपोक्रेसी, यही वो भारतीय झूठी पार्टी है। जब यही स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया तो कहे आप माइनॉरिटीज की अपीजमेंट करें। आप सोच लीजिए प्रीति जी, आपके शो पे अगर ये स्टेटमेंट राहुल गांधी देते कि हमें मुसलमानों को एक साथ अलायंस बनाना है, तो आज आपके शो पे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी कहते कि अपीजमेंट करते। खुद करे तो बहुत अच्छा, कोई और करे तो बहुत गलत। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है, वो हिपोक्रेसी है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, अभी करते
बोलेंगे, नहीं संजय राणा बोलेंगे, अनुभव जी प्लीज एक और क्वेश्चन, उनको टाइम नहीं मिला है। सेतु का कोई एविडेंस नहीं। संजय राणा वो हो जिन्होंने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबको ठगने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी आपने चश्मा कांग्रेस का लगा रखा है। देखिए ऐसा है, संजय राणा हमें लगता है कि प्लीज जो गेस्ट हैं, जो आए हैं, उन्हें बोलने का टाइम नहीं मिला, बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तहसीन भाई बोल रहे थे कि भाई वो झूठी पार्टी है, हमें ऐसा नहीं लगता। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में अगर उनके नेतृत्व को देखें या उनके लीडरशिप को देखें तो हमेशा उनका एक विचार रहा है कि सबको साथ लेकर के सबका विकास करने का है। आप देख लीजिए, उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या चाहे कोई भी योजना हो, उसमें किसी धर्म जाति को पूछ करके नहीं, स्ट्रेटेजी बनाना टाइमिंग नहीं होता है। 2024 में है, 2023 में बैठे हुए हम प्लानिंग बना रहे, किसी ने किसी को रोका स्ट्रेटेजी बनाने से? हमने कांग्रेस को रोका है या समाजवादी को रोका है या आपको रोका है? हर पार्टी को अधिकार अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का। अब ये देखिए एक्सटेंशन कर रहे हैं। नहीं, जब आप अगर बड़े नेता शनाब बोलते हैं तब क्यों नहीं उन्हें रोका जाता? बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए ऐसा है, अभी आपने बोला कि बड़े नेता अशब्द बोलते हैं, तब क्यों नहीं रोका जाता? बहुत सारे दूसरी पार्टी के भी लोग बहुत सारे शब्द बोलते हैं, लेकिन वहां के बड़े नेता कुछ नहीं बोलते। कम से कम यहाँ पे अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अशब्द बोलता है या किसी तरह का कृतज्ञ कार्य करता है तो उसको पार्टी के द्वारा अनुशासनहीनता में निकाला भी जाता है और उसमें एक्शन होता है। लेकिन ये बताइए दूसरी पार्टियों में है ऐसा? हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? नहीं बता रहा हूँ सर बता रहा हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि अपने घर में हथियार रखें, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए आपके घर में हथियार होना कोई बुराई नहीं है। ये बात मानते हो कि देश के गृह मंत्री का, ये बात आप मानते हो संजय भाई, देश के गृह मंत्री फेल हो चुके? अगर हमें हथियार रखना पड़ेगा धर्म और जाति, संजय भाई, अगर आपको मुझे घर में हथियार रखना पड़ेगा तो देश के गृह मंत्री किसके गृह मंत्री है? उनके बेटे को बीसीसीआई में बिठाने के लिए गृह मंत्री है। दशहरे में छतरी उसकी पूजा करते हैं। मेरे भाई संजय भाई, अगर आपको मुझे घर में हथियार रखना पड़ेगा तो गृह मंत्री फेल हो गए। गृह मंत्री किस बात की गृह मंत्री है? सुरक्षा की, पूजा की बात नहीं की उन्होंने। नहीं संजय भाई, उन्होंने पूजा की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप हथियार रखो ताकि जो लोग आपके घर में घुसते आप उनको मार सको, उनके गले काट सको। तो आप मानते हो कि गृह मंत्री फेल हो गए? का मतलब गृह मंत्री किस लिए गृह मंत्री? उनके बेटे को, उनके शहजादे को, ठीक है सर, टाइम कम है। कर्नाटका में किसकी सरकार है? फाइनल कमेंट धनेंद्र भारद्वाज, फाइनल कमेंट। कर्नाटका में किसकी सरकार है? धनेंद्र भारद्वाज, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मेरे साथी ने पूछा कि आइडियोलॉजी क्या है। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देना, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान हो, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो। हाँ। ये हमारा मिशन है। हाँ। यही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मॉडल है। देश 2024 में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मांग रहे हैं। हाँ। देश का छोटा और शार्प रखना। रत्नाकर जी फाइनल कमेंट दीजिए। कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। हाँ। आज हमने जो अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया है, हाँ। एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी जल्दी मंत्रालय को भी खत्म करने के लिए हाँ। जो है प्लानिंग कर रही है। ठीक है। तो आप अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को वोटों की चिंता आपको जरूर हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज ठीक है। फाइनल कमेंट तहसील पूनावाला, फाइनल कमेंट। आपके प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, मुझे एक्सपोज कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। उसका एक प्रपोजल आपने दिल्ली हाई कोर्ट को या चीफ जस्टिस को अरविंद केजरीवाल किस दिन बन के इस प्रपोजल को उन्होंने जल्दी संजय राणा फाइनल कमेंट संजय राणा भाई ये ऑलरेडी जा चुका है। फाइनल कमेंट प्लीज संजय राणा। देखिए अभी हमारे रत्नाकर जी बोले थे, माइनॉरिटी कमीशन की बात कर रहे थे और अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे थे। सर 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनका समर्थन करेंगे, उनके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हमें क्या करना, देश में मंत्रालय की जरूरत है, अल्पसंख्यक की जरूरत नहीं। हमको सबके साथ सबका विकास करना है और सबको रोजगार देना, सबको आगे बढ़ाना है, देश तभी आगे बढ़ेगा। प्लीज डिबेट अनुभव चक फाइनल कमेंट सुन लीजिए। उन्होंने सबको सुना है। अनुभव चक। देखिए प्रीति जी,
देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो 130 करोड़ भारतीयों का भला करने के लिए, विकास करने के लिए और राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और लगातार इसी दिशा में वो काम करते रहेंगे और धीरे धीरे उनका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन बहुत बहुत चुकी शुक्रिया है। तमाम और मेहमान इस हमारे बात को- साथ डिबेट में इंडिया के सवाल में बनने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन 3 पूर्वोत्तर के राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव की डेट का अनाउंसमेंट आज हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। फरवरी में इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। लेकिन 9 राज्य हैं, उनका खाका भी केंद्र सरकार लगातार खींच रही है कि कैसे इन 9 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया जाए। लेकिन इन सब के इतर थर्ड फ्रंट, जिसकी बात अभी हमारे तमाम गेस्ट कर रहे थे कि एक बड़ा फ्रंट जो कि तैयार हो रहा है 2024 में प्रधानमंत्री, बीजेपी और मोदी मंत्र को चुनौती देने के लिए। क्या ये थर्ड फ्रंट अपने काम में एक बार फिर से जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को एक बार फिर से वो बीजेपी को एक बार फिर से मात देना चाह रहे हैं, क्या थर्ड फ्रंट अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? क्या थर्ड फ्रंट 2024 में अपने आप को प्रधानमंत्री की गद्दी पर देख पाएगा? ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल और पल की अपडेट के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें इंडिया का सवाल।